हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 28 और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का। वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट के रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में एज वेल एज अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ सकते हैं, वो सारे डायमेंशंस हम कवर करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप इसे गलत ना करें। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको फैक्ट से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नंबर्स आज की जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो समझाऊंगी। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैंने डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्म में क्रिएट किया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में इसे रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके। तो अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों भी जगह दे दूंगी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, आप सबको पता है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो अगर हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे अमेंड करना हो मतलब कुछ चेंजेस करने हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन हम ये कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर डूइंग इट, ताकि हम एडजस्ट कर सके खुद को, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स और नीड्स। समझ में आया। पर जो हमारी प्रोसीजर होती है अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की जो प्रोसीजर है, ये इतनी ईजी नहीं है जितनी कि हम ब्रिटेन में देखते हैं, या फिर इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी हम यूएसए में देखते हैं। तो फिर इंडिया का क्या है, हमारे इंडिया में इट इज़ नीदर इजी नॉर डिफ़िकल्ट बट इट इज़ फ्लेक्सिबल, यानी ये सिंथेसिस है दोनों भी चीज़ों का, इजी का भी और डिफ़िकल्ट का भी। और ये हमने देखा था एज अ सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ऐसी चीज़ जो है ये बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी दुनिया के वहाँ देखी नहीं जाती, इसलिए हमने इसको यूनिक फीचर कहा था, सेलिएंट फीचर कहा था, अगर आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में। तो ये हो गई आपकी एक बेसिक चीज़। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 368 है ये एम्पावर करता है हमारे पार्लियामेंट को। बाय द वे ये किस पार्ट में है जल्दी से बताइए, ये है पार्ट 20 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि ये अमेंड करे कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके साथ साथ ये अमेंडमेंट और उसकी जो प्रोसीजर हम अभी देखेंगे, और ये प्रोसीजर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेंडमेंट प्लस प्रोसीजर इसे बताता है आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है हमारा, वो एडिशन कर सकता है किसी आर्टिकल की, वेरिएशन कर सकता है, इसे रिपील कर सकता है। रिपील करना मतलब निकाल देना, अगर किसी आर्टिकल को निकालना है। लेकिन अगर पार्लियामेंट जो है ये अमेंड नहीं कर सकता, कब अमेंडमेंट नहीं हो सकती, अगर हमारी पार्लियामेंट ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे, हर्ट करे, ब्रेक करे। और ये चीज़ कहाँ पे बताई गई थी, ये बताई गई थी केशवानंद भारती केस 1973। अब तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, ये लाइक ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर में हमने ये देखा है। ओके, ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो हमने फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टेप्स क्या होते हैं अगर मुझे अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे। तो अब क्या करेंगे अब हम समझेंगे इसकी स्टेप क्या है। लॉजिकली समझो, बहुत लॉजिकली समझो। अब हमें क्या करना है, हमें करना है अमेंडमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल नंबर 368 लेंगे हम, और पार्लियामेंट अभी स्टार्ट करेंगे अमेंडमेंट प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन कैसा करेंगे, बिल को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कहाँ इधर हाउस
इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कौन से हाउसेस है हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। तो इधर हाउस में बिल को क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पहली स्टेप समझ में आ गई, ठीक है, लॉजिकली समझो। दूसरा बात क्या होगा, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये क्या है, 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर जो है हमारा, स्टेट लेजिस्लेचर में इसे प्रेजेंट नहीं किया जाता, बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं किया जाता। गलती नहीं करनी है यहाँ पे। दूसरी बात, एक बार बिल इंट्रोड्यूस हो गया फिर क्या होगा, ये जो बिल है ये इधर मिनिस्टर, कोई भी जो मिनिस्टर है वो इसे, या फिर इवन प्राइवेट मेंबर, यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, मतलब एक सेंटेंस में मेंशन किया था कि प्राइवेट मेंबर जो है ये भी बिल को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और जब ये प्रेजेंट करते हैं ना, तब यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल हमारे ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनकी प्रायर परमिशन नहीं लगती। तो ये सेंटेंस में पूछा जा सकता है। तो क्या ध्यान में रखना है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है इनकी प्रायर परमिशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो बिल है हमारा जो बिल है यहाँ पे, इट मस्ट यूज कर रही हूँ मैं कीवर्ड, मस्ट पास इन ईच हाउस मतलब कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और यहाँ पे क्या चाहिए होती है, यहाँ पे होती है स्पेशल मेजॉरिटी। एक तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है ये डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बता देती हूँ कि ये मेजॉरिटी होती है किस की, टोटल मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एक ये होता है प्लस 2/3 मेंबर होते हैं ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये क्या है ये डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये होल्ड कीजिए। अब ये एक बात हो गई। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि एवरी ईच हाउस मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा में एक बार ये बिल हो गया तो फिर इट मस्ट, बोथ द हाउसेस लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा मस्ट पास द बिल सेपरेटली यहाँ पे कीवर्ड है, सेपरेटली क्या करेंगे, ये बिल को पास करेंगे। लेकिन अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो जाए। इसको ध्यान से सुनो क्योंकि यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। ईच हाउस को क्या करना है, बिल को पास करना है सेपरेटली। लेकिन क्या हो कि कोई ऐसा बिल है जिसमें डिसएग्रीमेंट है दोनों भी हाउस में, तो ऐसे केस में क्या कोई प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि आप जॉइंट सीटिंग को होल्ड कर सके, जॉइंट सीटिंग आप होल्ड कर सके, क्या कोई ऐसा प्रोविजन है? यस और नो में आप आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है नो, कोई प्रोविजन ही नहीं दिया है। मतलब जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हो और दोनों भी हाउसेस को बिल पास करना है, तो अगर दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट है तो कोई प्रोविजन ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द जॉइंट सिटिंग। और जॉइंट सिटिंग में क्या करेंगे, डेलिब्रेशन करेंगे और पैसेज के लिए, डेलिब्रेशन मतलब क्या, डिस्कशन करना बिल पे, और पैसेज मतलब क्या हुआ, यानी कि फाइनल अप्रूवल देना। समझ में आया? तो इसका प्रोविजन नहीं है। अब मैं इसको बार बार क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर आप लोगों को ऑर्डिनरी बिल या फिर मनी बिल ये पास करना होता है और अगर यहाँ पे डिसएग्रीमेंट आ जाता है ना, तो अंडर आर्टिकल नंबर 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप क्या कर सकते हो, जॉइंट सिटिंग बुला सकते हो। तो इसका प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, समझ में आया? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं दिया गया है। ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा सेंटेंसेस में तो अभी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है। अब फिर इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो जो हमारा बिल है, यहाँ पे आ गया हमारा बिल, ये क्या करेगा इसके बाद, अगर इसको इफ इट सीक्स टू अमेंड फेडरल प्रोविजन, कोई ऐसा बिल है जो फेडरल प्रोविजंस को चेंज कर रहा है, तो फेडरल प्रोविजन मतलब क्या है, इन शॉर्ट कि स्टेट के रिलेटेड कोई मैटर है, वो कौन सा है इसके अभी एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। लेकिन अभी के लिए समझो कि फेडरल प्रोविजन है मतलब स्टेट के रिलेटेड कोई प्रोविजन है, तो इसको रैटिफिकेशन चाहिए होगा, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ इसको रैटिफिकेशन चाहिए होगा हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स। अब ये कैसा है, ये और
ये जो होगा ये सिंपल मेजॉरिटी से किया जाएगा। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ, आई थिंक कि आप लोगों में से कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ नंबर्स ये समझाऊंगी मैं। पर अभी के लिए होल्ड करो, पहले प्रोसीजर समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेटिफिकेशन चाहिए है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हमें यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। ओके, और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ ये मैं डिटेल में आपको अभी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए समझ लो ये होती है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अब जैसे ही दोनों भी हाउस ने बिल पास कर लिया, लेट्स से कि डिसएग्रीमेंट वगैरह ये सब जाने दो, साइड में रखो, लेकिन लेट्स से कि जो हमारा बिल था इसको क्या किया गया, पास कर दिया दोनों भी हाउसेस में। फिर क्या होगा, बोथ हाउसेस पास द बिल और रैटिफाइड हो गया है। लेट्स से कि कोई फेडरल स्ट्रक्चर के रिलेटेड बिल था तो वो रैटिफाइड भी हो गया है। ये सब होने के बाद, ये सारी प्रोसीजर होने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे प्रेजेंट। किसको प्रेजेंट करेंगे ये बिल, ये प्रेजेंट करेंगे हम हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या करेंगे अब यहाँ पे, ये देंगे हमारे बिल को असेंट। ठीक है, मंजूरी दे दी। तो यहाँ पे एक जो कीवर्ड है वो है मस्ट। इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज और हर असेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो प्रेसिडेंट है ये विथहोल्ड नहीं कर सकते, पकड़ के नहीं रख सकते असेंट को, मतलब दे ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और रिटर्न भी नहीं कर सकते कि भाई ये वापस ले लो बिल, आप इसको कुछ रिकंसिडरेशन करो, तो ये भी नहीं कर सकते। मस्ट गिव, देना ही होगा प्रेसिडेंट को असेंट। और जैसे ही ये हमारे प्रेसिडेंट इसको असेंट दे देते हैं तो हमारा बिल फाइनली बन जाता है एक्ट। एक्ट मतलब कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इतना समझ में आया आपको? आई होप कोई स्टेप में अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब घुमा फिरा के भी आपको क्वेश्चन पूछ ले तो इसका गलत आंसर आपको नहीं करना है। अब इसे और ध्यान से सुनो। हमें क्या करना है, हमें समझना है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की प्रोसीजर है जो दी गई है अंडर आर्टिकल नंबर 368, ये कौन से टाइप की है। तो सबसे जो मेजर टाइप है अंडर आर्टिकल 368 वो है हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। ठीक है, और ये जो सिंपल मेजॉरिटी है इसको हम अंडर आर्टिकल नंबर 368 काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बताती हूँ। तो इसकी जो प्रोसीजर है ये ऑर्डिनरी लॉ जैसी है। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ जैसी है और ये सबसे सिंपल है समझने में भी। तो स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो स्टेट रैटिफिकेशन है वो, इतना समझ में आया। तो ये क्या है, ये 3 तरह की हम क्या समझ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की है प्रोसेस, प्रोसीजर्स, टाइप्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक चीज़ को सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपको क्या करती हूँ, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाती हूँ। ठीक है, तो क्या है देखो, लेट्स से ये है लोकसभा। देखो हमें ये जो सिंपल मेजॉरिटी है ये दोनों भी हाउसेस में करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक लोकसभा का एग्जाम्पल लेके ही समझाऊंगी। अब हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है ये बताइए मुझे। ये है 545, इतने मेंबर्स है लेट्स से हमारे लोकसभा में। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया हमारा टोटल मेंबरशिप। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एब्सेंटी और वैकेंसीज, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि कोई एब्सेंट है कोई वैकेंसीज है, ये सब छोड़ दो। टोटल मेंबर्स की स्ट्रेंथ कितनी है 545। तो टोटल मेंबरशिप कितना हुआ 545, ये ध्यान में आ गया। ठीक है, अब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग लेट्स से कि सिर्फ 500 मेंबर्स जो है वो आ गए। ठीक है, और ये प्रेजेंट है हमारे कहाँ पे, हाउस में, लोकसभा में। और कुछ बिल के बारे में लेट्स से डिस्कशन चल रही थी और इनको करनी थी वोटिंग। तो लेट्स से कि जो हमारे 480 मेंबर्स है इन्होंने एक्चुअली वोट किया उसके रिलेटेड, बिल के रिलेटेड, और जो 20 लोग थे ना इन्होंने ये एब्सेंटी है। ठीक है, एब्सटेंड कर दिया कि हम नहीं दे रहे वोट। तो कितने, अब हम क्या, हमारा आइडियल नंबर क्या है 480, तो हम ध्यान किस पे देंगे अभी 480 नंबर पे। इतना ध्यान में आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है इसी नंबर पे। ये 480 नंबर ध्यान में रखो कैसा आया है, क्या आई होप ये समझ में आया 480। अब सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है देखो,
सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या, ऑर्डिनरी लॉ और सम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी इसी सेम प्रोसीजर से किए जाते हैं। तो अब लेट्स से इसका मतलब क्या होता है सिंपल मेजोरिटी का, इसकी डेफिनेशन क्या है, मोर देन 50% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज कॉल्ड एज सिंपल मेजोरिटी। फिर से रिपीट करती हूँ, मोर देन 50% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब क्या, प्रेजेंट कितने लोग हैं यहाँ पे जल्दी से बताइए, 500, यहाँ पे देखा ना 500 मेंबर्स प्रेजेंट थे। फिर इसमें से वोट कितने लोगों ने दिया जल्दी से बताइए, 480 लोगों ने। अब इस डेफिनेशन को यहाँ पे 480 पे अप्लाई करो, कितना आएगा, 50% कितना हुआ 480 का, 1/2 इंटू 480 करो, कितना आया ये 240, राइट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कर लो ऐसे। इसके बाद क्या हुआ, फिर देयरफॉर देयर आर 240, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ 241 वोट्स, 1 क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, तो ये तो हाफ नंबर है, तो मोर देन हाफ कितना हुआ 241 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 241 पीपल आर रिक्वायर्ड, आर नीडेड, अगर ये लोग यस कर देते हैं तो बिल हो जाएगा हमारा पास। तो हमने क्या किया, हमने बिल को पास किया विद हेल्प ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। क्या किया हमने, सिंपल मेजॉरिटी के साथ इसको क्या किया, पास किया। समझ में आया सिंपल मेजॉरिटी, ये तो सबसे इजी है समझने में, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे स्पेशल मेजॉरिटी को। स्पेशल मेजॉरिटी, अब देखो सेम एग्जांपल लेंगे, ये किसके अंडर है, आर्टिकल नंबर 368। सिंपल मेजॉरिटी को आर्टिकल नंबर 368 की जरूरत है क्या, नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 को देखेंगे। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम इसी से ही हुए हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि हमको चाहिए मेजॉरिटी, किसकी मेजॉरिटी चाहिए भी, टोटल मेंबरशिप की, ठीक है, टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी, ईच हाउस। इसके बाद इसके साथ हमको क्या चाहिए, 2/3 क्या चाहिए, मेंबर्स चाहिए हमको ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, अब हम इसकी देखेंगे टोटल मेंबरशिप कितनी है, हमारी टोटल मेंबरशिप मेजॉरिटी कितनी आई थी 545, ये हमने स्ट्रेंथ देखी थी लोकसभा की। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे यहाँ की इसकी मेजॉरिटी निकालेंगे, ये कितनी आएंगी हमारी मेजॉरिटी, इसको आधा करो, कितना आएगा ये 272.5 समथिंग, तो इसको हम राउंड में नंबर ले लेते हैं 273। तो मिनिमम इतने 273 मिनिमम लोग जो है ये बोले यस, ये हो गई पहली कंडीशन, इसको होल्ड करो पहली कंडीशन को। अब दूसरी कंडीशन देखो, प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं यहाँ पे 500, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे टोटल मेंबरशिप देखी है, डेफिनेशन को ही फॉलो कर रहे हैं हम, टोटल मेंबरशिप 545, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग बोला है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें से कितने लोगों ने वोट किया था, 480 लोगों ने वोट किया था। तो कितनी मेजॉरिटी चाहिए, 2/3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 480 करो, ये कितना आएगा, ये आएगा अप्रोक्सी, ये 3 से डिवाइड कर लिया और ये 160 इंटू 2 और ये आएगा 320, ठीक है, 320 लोग, 320 लोगों ने क्या करना चाहिए, यस बोलना चाहिए। ये यस बोलेंगे तो मतलब क्या, आपका बिल हो गया पास। तो ये दूसरी कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन 273 पीपल प्लस मोर देन, ये पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन ये 320 लोग, ये दोनों भी अगर यस कहते हैं तो आपने क्या किया, स्पेशल मेजॉरिटी से इसको कर दिया पास आपकी बिल को। समझ में आया, ठीक है। अब स्पेशल मेजॉरिटी समझ में आ गई, स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे। अब होल्ड करो, लेट्स से कि अभी स्टेट लेजिस्लेचर का मामला चल रहा है। स्टेट लेजिस्लेचर का मामला कैसे चल रहा है, मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि कोई ऐसा बिल है जो एडमिशन के बारे में बात कर रहा है स्टेट लेजिस्लेचर के। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझो, जो स्पेशल मेजॉरिटी है ये यहाँ पे आ गई स्पेशल मेजॉरिटी, प्लस इसके साथ साथ क्या होगा,
हाफ ऑफ द स्टेट, अब कितने स्टेट है हमारे इंडिया में, लेट्स से 28, तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो इसका हाफ कर दो 14, तो 14 लोगों ने वो अप्रूव करना चाहिए। अब ये अप्रूव कैसे होगा, लेट्स से ये 40 लोगों की जितनी भी है, तो ईच स्टेट में होगी सिंपल मेजॉरिटी पास। अब सिंपल मेजॉरिटी की हमने क्या देखी थी, डेफिनेशन देखी थी, तो सिंपल मेजॉरिटी प्रेजेंट प्लस वोटिंग ये होगी, तो ये रिक्वायर होगी 14 स्टेट्स में। अगर ये प्लस स्पेशल मेजॉरिटी दोनों भी पास होती है, तो हमने जो थर्ड टाइप हमने देखा था उससे हमने क्या किया, बिल को कर दिया पास। समझ में आया? आई होप ये सारी चीज़ें अब आपकी क्लियर हो गई है। इसी को ही मैंने क्या किया है, डायग्राम के फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखो स्पेशल मेजॉरिटी का हमने डेफिनेशन देखा था। स्पेशल मेजॉरिटी अभी हमने देखी। स्पेशल मेजॉरिटी का कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से कि मुझे फंडामेंटल राइट्स है, या फिर डीपीएसपी है, या फिर जो प्रोविजंस है जो कवर्ड नहीं है फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में, ये सारी चीज़ें अगर मुझे करनी है तो मुझे स्पेशल मेजॉरिटी की लगेगी। ठीक है, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, और थर्ड रीडिंग भी होती है। मतलब फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, बहुत ही सिंपल जनरल वे में बता रही हूँ। फर्स्ट रीडिंग में होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, सेकंड रीडिंग में ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, डिस्कशन होगा, कुछ कंसिडरेशंस की जाएगी। और थर्ड रीडिंग में पता है क्या होता है, थर्ड रीडिंग में होती है फाइनल वोटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। तो यहाँ पे पता है क्या कहा गया है कि अगर आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगानी है तो थर्ड इसमें तो लगानी ही लगानी है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, जो हमारी रियलिटी में क्या होता है कि सिर्फ फाइनल स्टेज पे ही नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि लेट्स से लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो रूल्स है, इनके जो रूल्स है ये कहते हैं कि भाई अगर ज़रूरत है, अगर डिमांड है स्पेशल मेजॉरिटी को एवरी स्टेज पे देखने की, तो देखो, सिर्फ लास्ट स्टेज में देखने की ज़रूरत नहीं। मतलब सिर्फ लास्ट स्टेज में मत देखो, अगर फर्स्ट स्टेज में सेकंड स्टेज में भी देखने की ज़रूरत है, कंसिडर करने की ज़रूरत है, तो उसको कंसिडर करो। लेकिन क्यों करो, क्योंकि देयर इज़ दिस कीवर्ड, जब आप बुक पढ़ोगे तब आपको ये कीवर्ड दिखेगा, उसे हम कहते हैं वे ऑफ अबंडेंट कॉशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये तीनों भी स्टेजेस में देख रहे हैं, क्योंकि हमें अवॉइड करना है किसे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई लीगल लूप होल ना मिले। ठीक है, तो लीगल लूप होल को ख़त्म करना है, कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है, इसलिए हम तीनों भी स्टेजेस को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं फॉर द स्पेशल मेजॉरिटी। समझ में आया? आई होप ये आपको ध्यान में रहेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जिससे कि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आपको। जब हमने सिंपल मेजॉरिटी देखी थी ना, तो सिंपल मेजॉरिटी का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये कब लगती है, ये तब लगती है, और हाँ ये ध्यान में रखना, इसमें गलती नहीं करना कभी भी। ये आउटसाइड द स्कोप है किसके, आर्टिकल नंबर 368 के, इसमें गलती नहीं करना। आउटसाइड द स्कोप का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि लेट्स से हम कोई चेंजेस करते हैं तो ये इजी हो जाएंगे, इट विल बी ईजियर टू मेक द चेंजेस, देयरफॉर नॉट ट्रीटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि चेंजेस इजी करने हैं। दूसरी बात, इससे और क्या एक चीज़ होगी कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब इसको किस तरह से हमारी जुडिशियरी कंसिडर करेंगी एज अ ऑर्डिनरी लॉ। ये हम सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमको एडमिशन करनी है या फिर एस्टैब्लिशमेंट करनी है किसी नए स्टेट की, या फिर हमको नेम चेंज करना है किसी स्टेट का, बाउंड्रीज अल्टर करनी है, क्रिएशन या फिर अबॉलिशन करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, या फिर सेकंड शेड्यूल में कोई चेंजेस करने हैं, सैलरीज मेंबर्स की चेंज करनी है। देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आई होप सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी के जो एग्जाम्पल्स थे ये आपके ध्यान में आ गए होंगे। तो हमने आर्टिकल नंबर 368 के अंडर जो टाइप्स है ये टाइप्स देख लिए। आपको मैंने विद द हेल्प ऑफ नंबर्स समझाया कि कैसे जितनी भी चीज़ें हैं इसे समझनी है। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक शॉर्ट में रिवाइज कर लो इसे। जो हमारी स्पेशल मेजॉरिटी है प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की क्या लेते हैं, कंसेंट लेते हैं। और जब ये हम कंसेंट लेते हैं ना, तब यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया जाता कि भाई इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, लेट्स से 6 वीक्स है, 6 वीक्स में आप इसको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन लो, तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल दूँ अगर मैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि लेट्स से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, हाँ, या फिर लेट्स से कि एग्जीक्यूटिव पावर होती है, उसके एक्सटेंट के बारे में बात करना है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के रिलेटेड कोई चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट, ठीक है, या फिर जीएसटी का एग्जाम्पल रिसेंट वाला ये आप ले सकते हो, या फिर 7 शेड्यूल में कुछ चेंजेस करने हो तो, या फिर आप स्टेट लेजिस्लेचर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हो इन द पार्लियामेंट, या फिर आप बात कर रहे हो कि पार्लियामेंट की पावर, अगर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब आपको स्टेट लेजिस्लेचर की ज़रूरत पड़ेगी, हाफ ऑफ द कंसेंट की। समझ में आया? ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे आपका आंसर जो है ये होलिस्टिक बनता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होलिस्टिक बनती है। तो जल्दी से हम देखते हैं क्रिटिसिज्म। सबसे पहली बात यहाँ पे ये बोली गई है कि कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है किसके, अच्छा, ये जो क्रिटिसिज्म हम कर रहे हैं ना, ये क्रिटिसिज्म मेनली किया जा रहा है रिलेटेड टू द प्रोसीजर। कौन सी प्रोसीजर? प्रोसीजर विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 368। कौन सी? स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। ये 3 तरह के, ये हो गए हमारी प्रोसीजर। पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई आपने कोई प्रोविजन ही नहीं दिया है। किसके रिलेटेड प्रोविजन? जैसे कि कुछ स्पेशल बॉडीज़ होती है, तो हमारे यहाँ पे कोई स्पेशल बॉडी नहीं है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, स्पेशल बॉडी है व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है ये पूरा जो है ये है हमारे पार्लियामेंट के हाथ में, और सिर्फ कुछ ही है जो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है। तो ये हो गया पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या बोल रहा है कि जब आप ये जो पावर होती है पार्लियामेंट की इनिशिएट करना अमेंडमेंट को, ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर को आपने तो ऐसी कोई पावर दी ही नहीं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो भी कौन सा एक्सेप्शन है कि अगर कोई रिजोल्यूशन हमारे स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिजोल्यूशन लाने के लिए कि पार्लियामेंट प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप एक तो क्रिएट कीजिए या फिर एबॉलिश कीजिए किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट कर रहा है पार्लियामेंट को कि सर आप क्रिएट करो या फिर एबॉलिश करो लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और ये जो रिक्वेस्ट की गई है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा हमारे पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो इसको अप्रूव भी कर सकता है, डिसअप्रूव भी कर सकता है। एक्शन अगर उनका मन है पार्लियामेंट का तो एक्शन लेंगे, और अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ठीक है, नहीं लेनी तो नहीं लेंगे। समझ में आया? इसलिए इसका क्रिटिसिज्म किया गया है। अब यहाँ पे क्या आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहाँ पे क्या आप इंक्लूड कर सकते हो? थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। अच्छा, अब हम देखते हैं न्यू मेजर पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हमें अमेंड करना है, ये पार्लियामेंट अलोन कर सकती है। मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट का डोमिनेंस है, फिर से स्टेट लेजिस्लेचर कम है, ठीक है। तो कुछ बेसिक कुछ फ्यू केसेस होते हैं जिसमें स्टेट की कंसेंट लगती है। मेजॉरिटी जो है ये तो पार्लियामेंट ही करती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पता है 3/4 स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए होता है। तो हम विद कंपैरिजन टू यूएसए देख रहे हैं इसे। अब कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना कि स्टेट लेजिस्लेचर का अगर रैटिफिकेशन चाहिए या फिर इनको रिजेक्ट करना है अमेंडमेंट को वगैरह, तो ये प्रोसीजर बड़ी वेग है, इनकम्प्लीट है। तो अगर स्टेट रिवर्स कर ले, लेट्स से यहाँ पे हमारी स्टेट थी, इन्होंने अपना रैटिफिकेशन दे दिया था, लेकिन अगर इन्होंने इसे रिवर्स कर लिया, हो सकता है ना कि अपना डिसीजन आप ले ले, फिर आपका मन ना हो तो फिर आप रिवर्स कर ले डिसीजन को, तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे केस में पार्लियामेंट ने कुछ लिखा नहीं है स्पेसिफिकली। तो पार्लियामेंट शुड काउंट अर्लियर अप्रूवल और नॉट, इसके बारे में भी नहीं मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी एक तरह का क्या है, क्रिटिसिज्म है। इसके बाद कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है किसके रिलेटेड, जॉइंट सिटिंग के रिलेटेड।
क्योंकि देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात आती है तो कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है, लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल की बात आती है तो आपने वहाँ पे जॉइंट सिटिंग दे दी, यहाँ पे क्यों नहीं दिया? तो ये एक क्रिटिसिज्म किया जाता है। ओके, अब शॉर्ट में कुछ और बताती हूँ। जो कुछ प्रोसेस होती है, किसकी प्रोसेस अमेंड करने की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है ये सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट सेम वे में जैसे ऑर्डिनरी लॉ को अमेंड करती है, वैसे ही सिमिलर प्रोसेस स्पेशल मेजॉरिटी में है। ये कहा गया था हमारे क्रिटिसिज्म में। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको क्रिटिसिज्म क्यों आप बोल रहे हो? ये क्रिटिसिज्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर सिमिलर लग रही है फॉर सिंपल मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो ये थोड़े से डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिगरस होने चाहिए, पार्टिसिपेटरी मूव होना चाहिए इसमें। ये सेम आपने रख के ठीक नहीं किया, ऐसा क्रिटिसिज्म किया गया था। इसके बाद जो लास्ट क्रिटिसिज्म आप बोल सकते हो वो ये है कि अगर कोई प्रोविजन है अमेंडमेंट प्रोसीजर के रिलेटेड तो ये थोड़ा सा स्केची है, वाइड स्कोप है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है वेग चीज़ों की वजह से तो आपको बार बार जुडिशियरी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैटर्स बार बार जुडिशियरी के पास जाएंगे तो काम करने की जो लेंथ है वो भी बढ़ सकती है। तो ये एक क्रिटिसिज्म किया गया है। ओके, अब अगर आपको मेंस में ये बताना हो, कुछ अच्छी बात बतानी हो, इम्पोर्टेंस बताना हो इस चीज़ का, तो आप कुछ लोगों को क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। जैसे कि केसी वेयर, इन्होंने क्या कहा था कि भाई ये जो है ये गुड बैलेंस एस्टैब्लिश करता है बिटवीन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी अब हमारी अमेंडमेंट प्रोसीजर। इसके बाद हमारे नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने भी बहुत प्यारी पर्सपेक्टिव दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो कुछ प्रोविजंस है ये फ्लेक्सिबल, नेहरू जी ने फ्लेक्सिबल पे एम्फोसिस ज़्यादा किया था कि अगर आप किसी चीज़ को रिजिड बना रहे हो, मतलब उसमें चेंजेस करना भी बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर स्टॉपिंग द नेशंस ग्रोथ ऑफ अ लिविंग वाइटल एंड ऑर्गेनिक पीपल। तो ऐसा आप अपने मेंस में भी लिख सकते हो, जो नेहरू जी ने कहा था। इसके बाद अम्बेडकर का व्यू क्या है कि इन्होंने हाईलाइट किया कि इजी अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉर द एडेप्टेबिलिटी, तो एडेप्टेबिलिटी का पॉइंट आ गया। इसके बाद वेयर का और हमने देख लिया। ऑस्टिन ने क्या कहा? ऑस्टिन ने कहा कि नोटेड अमेंडमेंट प्रोसेस एज अ एबली कन्विंस्ड एंड डाइवर्स। तो इन सब की जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये आप ध्यान में रख सकते हो टू राइट इन यूर मेंस। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर सब समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में आपको, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली फैक्ट्स से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घुमा फिरा के इस अंडरस्टैंडिंग पे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस, रिवाइज कीजिए, बार बार रिकॉल कीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरीज को आंसर करूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।